ओके, तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में डी ब्रोगली ने बोला ओनली लाइट ही है, वो ड्यूल कैरेक्टर शो नहीं करता। कोई पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल, वो भी ड्यूल कैरेक्टर शो कर सकता है। उसके पास स्पीड होना चाहिए, कुछ ना कुछ मास होना चाहिए। तो उसका जो डी ब्रोगली नेचर है वो हम डिफाइन करेंगे लेमडा बाई पी, और पी यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है जिसको हम डिफाइन करते हैं एम इंटू वी। इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन एंड प्लांक इक्वेशन। आइंस्टाइन ने बोला था E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और प्लांक में होता है E इक्वल टू एच बाई लेमडा। सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा बराबर क्या आएगा, एच बाई एम इंटू सी। तो एच बाई एम इंटू सी करोगे तो जो लेमडा आएगा ये आएगा फोटोन का लेमडा। यहाँ पे अगर हम सी को वी से चेंज कर दे तो ये आएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ किसी पार्टिकल का लेमडा। दोनों में डिफरेंस है क्योंकि जो स्पीड होगा वी हमेशा पार्टिकल का क्या होगा, सी से कम आएगा। तो अगर आप एच सी बाई लेमडा वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो वो क्या होता है, इनकरेक्ट होता है। अगर पार्टिकल को हमें निकालना तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सी की जगह वी कर सकते हैं, एम वी एच वी बाई लेमडा करेंगे तो उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। उसका कितना काइनेटिक एनर्जी होगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। उसके बाद में अगर एम वी कई बार एम वी नहीं देके काइनेटिक एनर्जी दे देता है, तो एम वी को हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हम डिफाइन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हमें इसको पी की टर्म्स में बनाना है। यहाँ पे ओनली एक का हमारा, तो एम बनाने के लिए एम बाई एम से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक एम और एक एम यहाँ पे आ रहा है, 2m हो गए। तो ये हो गया एम स्क्वायर, ये हो गया वी स्क्वायर। तो इसको हम बोल सकते हैं पूरा हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। एम स्क्वायर वी स्क्वायर को हम बोल सकते हैं पी स्क्वायर बाई 2m। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, और P इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब इस P से अगर हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ चाहिए, लेमडा चाहिए, तो हमारा फॉर्मूला है H बाई पी। उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, H बाई अंडर रूट 2m के काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें काइनेटिक एनर्जी दी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमें स्पीड दी है डायरेक्टली तो हम एच बाई एम वी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो भी चीज़ें हमें पुट करना है ये ऐसा ही यूनिट में पुट करना है। एम का मास केजी में पुट करना है, काइनेटिक एनर्जी हमें जूल में पुट करना है। ठीक है, लिख लिया सबने। तो उसके बाद क्वेश्चन लिखना है आपको। A cricket ball is moving with the speed of a cricket ball। ऐसे लिखो, कौन सी क्लास चल रही है? ये FS2। A cricket ball of 100 ग्राम ऐसे लिखना है। क्रिकेट बॉल ऑफ 100 ग्राम मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ, a cricket ball of 100 ग्राम moving with the speed of 10 meter per second. Then calculate de Broglie wavelength of
दिस बॉल। ये क्रिकेट बॉल है जिसका वेट आपको दिया है 100 ग्राम, इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। तो आपको फाइंड करना है अगर ये मूव करेगी तो कितना वेव कैरेक्टर शो करेगी। वेव कैरेक्टर्स हम डिफाइन करते हैं लेमडा से, तो आपको डिफाइन करना है, फाइंड करना है कि लेमडा का वैल्यू क्या होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा। पेन देना नेक्स्ट है। अंकित मोदी, आशुतोष बैच 1 में ठीक है, एब्सेंट लगता रहेगा इधर। बलतेज, भव्य जोशी बैच 1, देवान शर्मा, दीक्षांत सिंह, हार्दिक शर्मा, हर्षित शर्मा, प्रेजेंट सर। हिमांगी, ईशांक, यस सर। जतिन, प्रेजेंट सर। कननप्रीत कौर, काव्य, क्रिस सैनी, लक्ष्य, प्रेजेंट सर। लोकेंद्र, मनजोत सिंह, मानस, प्रेजेंट सर। मेघव, नेविस, प्रेजेंट सर। नितेश, प्रेजेंट सर। ओम, राघव शर्मा, प्रेजेंट सर। रणप्रीत सिंह, प्रेजेंट सर। सतवीर सिंह, प्रेजेंट सर। शिवम यादव, शिवांश गुप्ता, सोहित कुमार, प्रेजेंट सर। तमन्ना, विशव, यश गुप्ता, यश काडिया, अविका, कीर्ति, लवी, दिव्यानी, सीमा, सृष्टि, कनक, अदिति यादव, तारिल खान, मोइन, आर्यन, शुभम, सबीर खान, रोहन सैनी, लकी, पंकज यादव, राहुल मीना, लक्ष्मी नारायण, ललित कुमार, मंथन, पंकज कुमार, पीयूष तंवर, प्रभांश, पार्थ मलिक, देव शर्मा, प्रेजेंट सर। ऋतिक, मोहित, ठीक है, कितना है वैल्यू? -37 कैसे आ जाएगा? -37 आएगा। 37 कैसे है? 34। सिंपल सा वैल्यू है, वेलोसिटी दिया हुआ है मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट है। वेट दिया है ग्राम में, ग्राम हमारा ऐसा यूनिट नहीं है, इसको किलोग्राम में बताना पड़ेगा। किलोग्राम में कितना आएगा? 0। इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ग्राम को किलोग्राम में बताने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 100 ग्राम का मतलब 0.1 kg किलोग्राम। लेमडा इक्वल टू h/m²।
एम वी एच आपको दिया है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइड बाई एम है 0.1, वी है 10, 0.1 इंटू 10 1 हो जाएगा। तो लेमडा कितना आ गया 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 मीटर। तो माइनस 34 ये बहुत ही स्मॉल सा वैल्यू है जिसको हम मेजर भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कोई क्रिकेट का बॉल होगा वो हमें एकदम सीधा जाता हुआ दिखाई देगा, उसमें जो वेव कैरेक्टर है ऑलमोस्ट कितना है 0, नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर कोई भी हमारा पार्टिकल है जिसका मास क्या है बहुत ज़्यादा है, बहुत हेवी मास का पार्टिकल है, तो उसके लिए वेव कैरेक्टर क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। वो ओनली पार्टिकल नेचर शो करेगा, वेव कैरेक्टर उसके लिए 0 होगा। लेकिन अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल देखें, जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की बात करें, तो उनका वेव कैरेक्टर सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा ये चेक करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये क्लियर नोट डाउन यहाँ तक। तो लिखिए कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 6.63 into 10 raised to power 6 मीटर पर सेकेंड। स्पीड आपको गिवन है 6.63 into 10 raised to power 6 मीटर पर सेकेंड। और h का वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है h इक्वल टू 6.63 into 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो एक इलेक्ट्रॉन है जिसका स्पीड है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 6। इसके लिए आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करना है। तो जब वेलोसिटी दिया होता तो हमें मास mv वाला फॉर्मूला यूज करना है, काइनेटिक एनर्जी दिया होगा तो h/√2m ke वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो वेलोसिटी दिया, इसका मतलब मास यूज करना है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस कितना, माइनस 19। चार्ज नहीं बताना, मास बताना है। कितना था मास माइनस, इतना तो याद कर लो यार, कभी देख लिया करो पीछे क्या पड़ा है। भाई 20 आगे यूनिट क्या है ग्राम में, हमें किस में चाहिए किलोग्राम में, तो किलोग्राम में कितना होगा। हाँ तो याद किया करो, जैसे दिया होगा मास लेकिन फिर भी याद होना चाहिए। ऐसे 99% क्वेश्चन में गिवन होता है मास, लेकिन कभी कभी गलती से नहीं दे तो याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 31 kg। कैलकुलेशन में आप इसको अप्रोक्सीमेट 9 ले सकते हैं। वन अपॉन 9.1 अपॉन इंटू तो कितना आएगा 1/9 से 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो 10 की पावर माइनस 10 को क्या बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। नहीं है किसी का। बस फॉर्मूला अप्लाई करना, फॉर्मूला वैल्यू पुट करना।
31 आएगा -31 31 से ऐसे आ जाएगा। तुम्हें 1.1 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। पता ही डाउट है किसी को इसमें? बस फॉर्मूला H/mv दिया, बस सब सारा डेटा दिया है। फिर भी अगर आंसर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपको कैलकुलेशन सीखने का ज़रूरत है। घर पे जाके पहाड़ याद किया करो, टेबल याद किया करो। पता ही डाउट है किसी को इसमें? तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो बहुत सिंपल आएंगे। तो बताइए 1.1 एंगस्ट्रॉम को हम मेजर कर सकते हैं। इतना यूनिट तो अभी हमारे पास डिवाइसेस है, उनकी हेल्प से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है हमारे पास, उसकी हेल्प से 10⁻⁻15 के ऑर्डर का लेंथ है, हम वो मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब ये मेजरेबल है। और इसमें जो डी ब्रोगली वेवलेंथ आ रही है, जो वेव कैरेक्टर आ रहा है वो सिग्निफिकेंट आ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा और वेव की तरह भी करेगा। तो आगे हम पढ़ेंगे। अभी रदरफोर्ड के मॉडल तक हमने पढ़ा है, रदरफोर्ड और बोहर मॉडल तक, कि इलेक्ट्रॉन होता है सर्कुलर पाथ में मूव करता है। आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन होता है सर्कुलर पाथ में मूव तो करता है, लेकिन एकदम पार्टिकल की तरह नहीं करता, सीधा नहीं करता। कैसे करता है? वेव की टाइप से मूव करेगा। यहाँ तक डाउट है तो बताओ किसी को? नहीं है? फिर अगर इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली वो काइनेटिक एनर्जी दे दे तो ठीक है। कई बार डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी नहीं देता। कई बार वो क्या बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन उसको हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। हमने पोटेंशियल डिफरेंस उस पर अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं और उसको हम एक्सेलरेट कर रहे हैं। इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। तो दो केस हो सकते हैं, या तो हम इसको रेस्ट से एक्सेलरेट करते हैं, या इनिशियल में कुछ काइनेटिक एनर्जी हो सकती है वहाँ से एक्सेलरेट करते हैं। तो उसको अगर हम एक्सेलरेट करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, इंक्रीज होगी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस जितना हमने उसको एक्सेलरेशन से जितना एनर्जी हमने दी है उसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। अगर इनिशियली उसको हमने रेस्ट से एक्सेलरेट किया या इनिशियल के बारे में कुछ नहीं बोला तो कितना कंसिडर करना है? 0। तो जो हमने दिया उसको वही उसका क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अगर इनिशियल में बोला कि उसका इतना काइनेटिक एनर्जी था तो वो भी उसमें ऐड करना है और आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो बताइए, अगर हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसका पावर दिया है वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस से या किसी भी वी पोटेंशियल से हम उसको एक्सेलरेट करें तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा? कितना गेन होगा? काइनेटिक एनर्जी में कितना गेन होगा? कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला क्या था? पढ़ा दिया मैंने। नोट पलट के देखो, देखे कहाँ पढ़ा है? पढ़ा नहीं, देखो देखे कहाँ पे पढ़ा था? नहीं, ऐसा तो मैंने पढ़ा ही नहीं अभी तक। बोर मैंने कब स्टार्ट किया? हाँ, तो मैंने तो स्टार्ट नहीं किया इस क्वेश्चन।
ठीक है, लगता है नहीं पढ़ा है। हाँ तो देखो नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लेते। हाँ तो इतने सारे बेच हो गए तो समझ नहीं आता किस किस से पढ़ा दिया किस किस से नहीं है ना। 5 टोटल कितने 6 बेच हो गए अभी। हाँ 4 11th क्लास के, 2 रिपीटर के बेच है। सब में सेम टॉपिक चल रहा है ना, तो पता नहीं चलता किसमें क्या पढ़ा दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम वर्क डन कैसे डिफाइन करते हो। फोर्स इंटू, ऐसे करते कि नहीं करते। तो 10th क्लास में सीख के हो तो आपने ये, इसको हम ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है उसका उसमें क्या होता है, फोर्स कैसे डिपेंड करेंगे, m इंटू जी इंटू, अगर उसको h हाइट्स पे आप लेके जाते हो तो जो एनर्जी या वर्क डन होगा कितना हो जाएगा, mgh हो जाएगा। ठीक है, इसमें जी है फील्ड स्ट्रेंथ है ना, जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसका कितना पावर है ना, जी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। और मास से मल्टीप्लाई करोगे तो कुल फोर्स आएगा, उसको एस हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन आएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है बताओ। नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव। एक मान लो हमारे पास 2 चार्ज रखे हुए, मेरे पास एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में है ना। तो 10th क्लास में पढ़ के हो आप, 10th या 9th क्लास में, अगर आपने सोए नहीं होंगे ऑनलाइन क्लास में तो आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है वो एमिट होती है। यहाँ से क्या होती है, यहाँ से एमिट होती है लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये नेगेटिव चार्ज की तरफ कन्वर्ज होती है, यहाँ से डाइवर्जेंट होती है, नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ज होती है इस टाइप से, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर 2 पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इस टाइप से हो गए, 2 प्लेट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी है ना। उनका पावर इनके पास में ज़्यादा होगा, जितना दूर जाएंगे पावर कम होता रहेगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम नेगेटिव चार्ज को पुट करें तो इसकी डायरेक्शन किधर है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, जिस डायरेक्शन में जो लाइन जा रही है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम पॉजिटिव चार्ज को पुट करें तो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, कोई ये पॉजिटिव नेगेटिव फिक्स कर रखा हमने। बैटरी, मान लो बैटरी के 2 प्लेट है, उस पर हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो प्लेट पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, उनसे एक फील्ड लाइन बन रही है, उसी फील्ड लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई तीसरा चार्ज हम उठा के ला रहे हैं, उसको पुट कर दिया, पॉजिटिव चार्ज है, तो उस पर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या उससे अपोजिट डायरेक्शन में। अरे देख लो ना, रख के देख लो, ये हमने एक पॉजिटिव चार्ज लाया। अब पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, तो एक किस डायरेक्शन में जाएगा, इसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, ट्राई करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है और पॉजिटिव चार्ज भी इधर ही है, तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। मान लो आपने किसी नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे पुट कर दिया, हमने इस यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, उसको हमने पुट कर दिया, इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज को हमने पुट कर दिया, तो इस पर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है ना। तो आप बैटरी जब बनाएंगे सर आपको दिखाएंगे तो वहाँ पे दिखाएंगे जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, क्योंकि करंट क्या होता है,
करंट हम कंसिडर करते हैं जिस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उसी डायरेक्शन में करंट हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होते हैं। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है। समझ में आ गया यहाँ से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिफाइन ऐसे किया। तो अगर इस फील्ड में हम क्या कर देंगे, किसी चार्ज को रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपने जैसे गाड़ी चलाते हैं, स्कूटी चलाते हो, तो आपने रेस को है ना, जीरो स्कूटी खड़ी थी, आपने एक्स से उसको क्लच दबाया, क्या बोलते हैं उसको, रेस दबाया। तो रेस दबाएंगे हम तो क्या होगा, आपने दबा के उसको एक फिक्स पॉइंट पे लाके छोड़, फिक्स रखा हुआ है, तो क्या होगा, पहले स्पीड इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा और एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके यूनिफॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब वो रेस से एक पर्टिकुलर वैल्यू तक उसकी वेलोसिटी में क्या हुआ, गेन हुआ नहीं हुआ। रेस से उसकी पर्टिकुलर वैल्यू में जाके गेन हुआ और वहाँ पे जाके वो वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, है ना। फिर और ज़्यादा कब होगी, जब हम रेस को और बढ़ाएंगे तब जाके वेलोसिटी और बढ़ेगी। अगर हम रेस को क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब हमने वेलोसिटी पहले जो जीरो था, स्कूटी जीरो पे थी, रेस्ट में थी, उसको हम रेस बढ़ाने पे हमने कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी उसके अंदर क्या कर दी, इम्पार्ट कर दी, जनरेट कर दी, तो उसके अंदर क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। वैसे ही मान लो एक इलेक्ट्रॉन था, वो उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। कब तक लगेगा, जब तक कि उसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी नहीं हो जाएगी तब तक लगेगा। तो इसका मतलब हमने उसकी एक जीरो से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी कर दी, तो उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में गेन आएगा। मान लो उसके बाद पहले से काइनेटिक एनर्जी थी, अब सेकंड केस एज्यूम करते हैं, स्कूटी पहले से चल रही थी, है ना, कोई आपके पास से ओवरटेक किया, तो आपने भी क्या किया, स्पीड बढ़ा दी। तो पहले से कुछ स्पीड थी, पहले से काइनेटिक एनर्जी थी, जीरो नहीं थी, आपने फिर से रेस दिया तो फिर से स्पीड कुछ इंक्रीज होगी। तो आपने सेकंड टाइम में जो एनर्जी गेन किया, तो फाइनल एनर्जी क्या होगा, जो आपने इंक्रीज किया वो होगा या इनिशियल प्लस इंक्रीज किया वो, तो वैसे हमें निकालना है यहाँ पे। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी वो होता है जितना हम वर्क डन करते हैं किसी भी फील्ड में। अगर ग्रेविटेशन फील्ड में वर्क डन करेंगे तो ग्रेविटेशन एनर्जी हो जाएगा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी में वर्क डन कैसे डिफाइन करते हैं, कोई भी फोर्स है या फील्ड है, इस फील्ड में कितना चार्ज मूव कर रहा है, कितना फोर्स लगेगा, जितना चार्ज होगा। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को हम डिफाइन करते हैं वोल्ट में, वोल्ट या वोल्टेज। आपने बैटरी के बारे में लिखा होगा वोल्टेज, या उसको यूनिट होता है वोल्ट होता है ना, बैटरी में वोल्टेज लिखा होता है। तो अगर मान लो आपने एक छोटा सा बैटरी लिया, उसका 5 वोल्टेज का बैटरी है, उसको दो प्लेट पे क्या कर दिया, पुट कर दिया, उसमें उसके बीच में इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करा दो, तो उसकी एनर्जी में कितना गेन आएगा, 5 वोल्ट है, 5 इंटू उसका कितना चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है E, तो कितना चेंज आएगा उसकी एनर्जी, 5 E इंटू वोल्ट, कितना एनर्जी का चेंज आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्ट है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होता है, तो उसके जो वैल्यू आ जाएगा कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा यहाँ से। अगर ये है x वोल्ट, अगर वर्क डन हम निकाल रहे हैं, x वोल्ट बैटरी है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन को हम कर रहे हैं एक्सेलरेट, तो डायरेक्शन हमें नहीं देखना, क्योंकि डायरेक्शन तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। हमने ऑलरेडी बोला है कि हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं। अगर एक्सेलरेट कर रहे हैं इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। डी एक्सेलरेट कर रहे हैं मतलब डिक्रीज होगा, या बोलेगा रिटार्डेट कर रहे हैं मतलब डिक्रीज होगा। तो x वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन को अगर हम क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, तो उसकी एनर्जी हो जाएगी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो इस टाइप से जो कितना वर्क डन होगा वो ऐसे निकालना है। साथ में फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये होगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस Q इंटू वी नोट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है ना, किसी भी चार्ज के लिए निकाल सकते हैं, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है।
इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट। तो यहाँ से जो एनर्जी आएगा जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम मेजर करते हैं ना, यूनिट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ऊपर वाला नोट करना किसी को तो कर लीजिए यहाँ से। क्या वो नहीं है सब में? नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला लिखने के बाद आपको क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, लिख लीजिए बोला। क्या लिखना है? एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड, an electron is accelerated in 2 volt potential difference in 2 volt potential difference from the rest, then calculate de Broglie wavelength of this electron, then calculate de Broglie wavelength of this electron.
ठीक है, कितनी नहीं है सवाल में? देखो जो एनर्जी आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, लेकिन क्वेश्चन में जो काइनेटिक एनर्जी पुट करना है ऐसा यूनिट में आना है। तो इलेक्ट्रॉन का आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ई का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, जो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ तो जो इलेक्ट्रॉन है क्वेश्चन में, जो इलेक्ट्रॉन गिवन है इसको हमने कितने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलेट किए, 2 वोल्ट से। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली रेस में था तो 0 + 2 इंटू इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होगा, तो 2 EV का गेन हो जाएगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस नहीं लगाना, माइनस इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि हमें डायरेक्शन नहीं देखना, उसने पहले बोल दिया हम क्या कर रहे हैं, एक्सीलरेट कर रहे हैं। इसका मतलब इस टाइप से हमने फील्ड लगाया कि वो हमेशा क्या होगा, एक्सीलरेट होगा। तो डायरेक्शन हमें नहीं देखना, माइनस डायरेक्शन को बताता है, हमें ओनली मैग्नीट्यूड देखना है। तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वो काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं आएगी। नेगेटिव क्यों नहीं आएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। मास हमेशा पॉजिटिव होता है, v² कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है ना। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी, या तो 0 होगी या 0 से ज़्यादा होगी। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। इसमें डाउट है किसी को, बता देना अभी तो नहीं कि समझ में आए तो। कुछ लोगों को नहीं आ रहा लेकिन पूछते रहना, नहीं आ रहा तो बताओ। आ गया ना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे है, चार्ज है ई है ना, चार्ज कितना है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2 वोल्ट। तो 2 इंटू ई करके 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, लेकिन ये वैल्यू पुट करना नहीं है आपको। 1.6 इंटू 10⁻, जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ई का वैल्यू पुट कर देंगे। ई का वैल्यू होता है 1.6 10⁻⁻⁹, वैल्यू आ जाएगा जूल में। फिर बस फॉर्मूला था हमारा, लैम्डा का फॉर्मूला क्या था, h/2√2m/, सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो लैम्डा आपको एच वैल्यू दिया 6.63 10⁻34 डिवाइड बाई लैम्डा 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू ये आ गया 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सोल्व करना है। तो जल्दी सोल्व कर बता दीजिए कितना आंसर आएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है, बस आगे सोल्व करना है। किसी को जल्दी सोल्व करना आता होगा कैलकुलेशन, किसी को नहीं आता कैलकुलेशन तो धीरे धीरे करेगा। देखते हैं, चेक करते हैं आपको कैलकुलेशन करना आता नहीं आता। हाँ 9.1 को 9 मान लो, बिल्कुल सही है। नीचे कितना आएगा अंडर रूट पावर 10 की पावर कितनी आ जाएगी, -50 आएगा। उसका अंडर रूट कितना आएगा, माइनस का या प्लस का, माइनस का ही रहेगा ना। वो 0 पॉइंट है, 10 की पावर माइनस है, वो क्या है वैल्यू, वो एक्चुअली में माइनस नहीं है, वो 1/10 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसका अंडर रूट करेंगे तो -1/2 हो जाएगा, लेकिन 10 की पावर -25 ही वो माइनस का ही रहेगा। तो देखिए कैसे करना है इसको। लेमडा इक्वल टू ऊपर वाला एक बार एच डी रखते हैं 6.63 इंटू 10 की पावर -34 इंटू, देखो यहाँ पे ये 2 आ रहा है और ये 2 आ रहा है, देखो 2 2 आ रहे नहीं आ रहे, इनका अंडर रूट कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1.6 का अंडर रूट कितना होगा 0.4 इंटू 0.4 16 होता है। 0.4 तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई 1 है 1 से ज़्यादा हो तो उसका हमेशा अंडर रूट क्या रहेगा 1 से ज़्यादा ही रहेगा, 1 से कम नहीं हो सकता। अगर कोई 1 से कम हो तो उसका स्क्वायर रूट भी हमेशा क्या रहेगा 1 से कम ही रहेगा।
तो 1.6 इसका मतलब 1.6 से ज़्यादा आएगा, तो 1.6 का कितना बताओ कितना आना चाहिए? 1.6 का मतलब क्या है? 160 है। Yes. तो 160 कब आएगा? कितनों को किसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 160 आएगा? 40. देखो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आता है, 160 नहीं आता। 13 को करेंगे तो 169 आता है। यहाँ पे कितना है? 160। तो इसका मतलब 13 के बिल्कुल पास आएगा, तो इसको हम 1.3 कंसिडर कर लें। आप 1.3 को 1.3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 1। तो समझ में है ना हमने मैंने कैसे किया? 1 देखो 1.6 को मैंने क्या कंसीडर कर लिया? 160। अब आपको देखना है 160 के आसपास किसका अंडर रूट आता है, किसको स्क्वायर 160 के आसपास आता है। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर 169। तो 13 के स्क्वायर के इक्विवेलेंट आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है? पॉइंट है, तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे? एक पॉइंट लगा देंगे। तो कितना स्क्वायर हो गया? 1.3 के स्क्वायर की अप्रोक्सीमेट बात आएगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर कितना था? 169। ये हमारा 1.160, तो उसके आसपास आएगा, है ना। तो हमने अप्रोक्सीमेट 1.3 ले लिया, और ये आएगा -31, -19, -50 हो गया। -50 का अंडर रूट -25, 1/2 करना ना। अंडर रूट का मतलब कितना? जो भी पावर है उसका 1/2 करना है। तो -50 इंटू 1/2 -25 ही रहेगा, तो ये का -25। अब देखो कितना हो जाएगा? ये 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। इसको इससे कट करें तो कितना आएगा? 1.1 के आसपास आएगा। ये आ रहा है 1.13, और 10 की पावर ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 10 की पावर प्लस हो जाएगा, तो +25 -34 कितना रहेगा? -9। और ये का 1.1 डिवाइड बाई 1.3, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1.1 डिवाइड बाई 1.3 इंटू 10 की पावर -9। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 11 डिवाइड बाई 1.3 इंटू 10 की पावर -10। ऊपर -9 था और यहाँ था 1.1, तो मैंने एक जीरो शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ हो गया -10, यहाँ हो गया 11। 11 को 1.3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली? 13 को 110 में से भाग देंगे तो कितना आएगा? 13 का टेबल नहीं आता है आप लोगों को। 884 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो इसके लिए आपको 13 का टेबल आना चाहिए, इसलिए 20 तक टेबल से याद कर लो कम से कम। 13 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 104। 6 रिमाइंडर रहेगा। 60 में 13 का डिवाइड करेंगे तो फिर से कितना आएगा? 4, तो 8.4 के आसपास आ जाएगा। बताइए क्वेश्चन में डाउट है किसी को? बस के फॉर्मूला अगर आपको इतना आता है h लैम्डा इक्वल टू h अपॉन 2m ke, और k आपने ke फाइंड कर लिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन। अगर उसके बाद भी आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको कैलकुलेशन पे काम करने का ज़रूरत है, मेहनत करने का ज़रूरत है। नहीं आया किसी को तो बताओ, आया नहीं आया? बता देना नहीं आया तो। क्या हुआ? नहीं आया? नहीं है? हाँ क्या हुआ तो? हाँ तो पूछ लो ना। नहीं है तो पूछ लो। देखो ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा? 10 की पावर +25 हो गया। +25 -34 कितना होता है? हाँ एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10, है ना। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर -10। और किसी का डाउट है कोई? नहीं है? ओके तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हो गया ना? सबने लिख लिया यहाँ तक या कोई लिख रहा है? ठीक है तो लिखो कैलकुलेट द रेशियो
Calculate the ratio of de Broglie wavelength of proton and alpha particle which are accelerated in same electric field from the rest. तो सोल्व कीजिए सर जल्दी से। रेशियो निकालना है तो उसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करना, जो चीज़ें कांस्टेंट रहेगी वो कट जाएगी, तो उनको पूरा सोल्व नहीं करना। जो वेरिएबल है उन्हीं को सोल्व करना है। जो चीज़ वेरी कर रही है तो पहले तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे वो बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये समझ में आना चाहिए ना, पहले तो फॉर्मूला कौन सा लगाए, वरना क्या करोगे सोल्व? लैम्डा इक्वल टू एस बाई अंडर रूट 2m के। तो एक बात करें हम प्रोटॉन की, एक बात करें अल्फा पार्टिकल की, दोनों के बारे में मेरे को देख के बताओ क्या क्या चेंज होगा, क्या क्या सेम रहेगा। एच का वैल्यू सेम होगा या चेंज होगा? तो इसको हम हटा सकते हैं फॉर्म, है ना। फिर अंडर रूट में 2 का वैल्यू सेम रहेगा, चेंज होगा? तो इसको ये रहेगा मास, अल्फा पार्टिकल का प्रोटॉन का मास सेम रहेगा, चेंज होगा? चेंज हो जाएगा। इसका मतलब इसको रखना फॉर्मूले में। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट नहीं पूछा, हमें काइनेटिक एनर्जी में लिखा Q इंटू वी। अभी उन्होंने देखा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट करते हैं तो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, Q चार्ज इंटू वी का मतलब यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है डिफरेंट है? सेम है ना, तो वी को भी हटा सकते हैं, ओनली क्या आएगा Q आएगा। Q अलग अलग हो सकता है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है? मास और Q पे ओनली, बस दो चीज़ आ रही, वो भी अंडर रूट में। जो सेम है उसको सेम रख लो, या तो प्रोपोर्शनल वाला लगा के सोल्व करना आना चाहिए, है ना, सीखना है वो फॉर्म। तो यहाँ से आपको लेमडा इक्वल टू हमारा h अपॉन अंडर रूट 2m के को मैं Q इंटू वी नॉट बोल देता हूँ, है ना। Q इंटू वी नॉट वाला फॉर्मूला में लगाना है। इसमें 2 कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, वी नॉट कांस्टेंट है, तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 1 अपॉन m इंटू Q। बस इसके बेसिस पे आपको सोल्व करना है। लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट m इंटू Q। अब प्रोटॉन का मास निकालो, अल्फा पार्टिकल का मास निकालो। मास पूरा वैल्यू नहीं पुट करना, एक का m मान लो, दूसरे का उसके रेस्पेक्ट में 1m 2m 3m कुछ तो होगा, है ना। पूरा सोल्व नहीं करना, एक का m होगा तो दूसरे का उसके कुछ मल्टीपल्स में आएगा, वो वैल्यू पुट कर दो। एक का चार्ज अगर E है या 2E है तो दूसरे का 3 4 ही कुछ तो होगा, वो वाला पुट करना है। ऐसे लिखते हैं, लिखते नहीं लिखते? तो अगर प्रोटॉन का मास
अगर m है तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा? माइनस टू है। इतना तो बता दो यार, कितनी बार पढ़ लिया। नहीं 2m का 4 है। हाँ कौन बताएगा? हाँ बताओ, सब पूरी क्लास को बताओ, सही बता रहे हो। सर वो 4m हो जाएगा। 4m की वजह कैसे हो जाएगा? सर वो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन हाँ। मिला के। तो अल्फा पार्टिकल पे 2 प्रोटॉन होते हैं 2 न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों का मास सेम होता है। तो अगर ऐसे बोलते कि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन की जगह में ऐसे बोलते 4 प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास तो सेम है। तो अगर एक प्रोटॉन का मास m है तो 4 प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा? तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा? 4m। होगा नहीं होगा? एक प्रोटॉन का मास m है तो अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, तो सबका मास m होगा। तो कितना हो गया? 4 टाइम्स हो गया, 4 पार्टिकल है वहां पे। तो यहाँ तक डाउट है किसी को? फिर चार्ज की बात करते हैं। चार्ज क्यू, प्रोटॉन पे कितना चार्ज है? ई। अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज है? ई का मतलब एक प्रोटॉन के इक्विवेलेंट। अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज है? अरे कितनी बार पढ़ा दे। यहाँ पे जो नीचे लिखा होता है प्रोटॉन का नंबर होता है, यहाँ पे मास नंबर होता है, और इधर लिखा होता है चार्ज होता है। कितना चार्ज दिख रहा है? +2 का मतलब 2 प्रोटॉन के इक्विवेलेंट होगा ना। प्लस का मतलब ई, एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन के बराबर मैग्नीट्यूड ही तो हम ले रहे हैं। तो +1 का मतलब ई, तो +2 का मतलब 2e। बस ये आ गया। इसको इसमें पुट करो रेशियो के टर्म्स में। एम तो कट जाएगा ना। कितना? 1:8 रूट में है कैसे? देखो रूट में है, एक ही आएगा। 1:8 नहीं आएगा, या तो 1:8 कुछ भी आना, रूट में आएगा ना। तो कितना आएगा? 2√2:1 या 1:2√2? क्योंकि दोनों ऑप्शन में मिलेंगे, आप देखोगे ना वहाँ पे ऐसे नहीं है। दो एग्जैक्ट फाइंड करना पड़ेगा। पहले किसका पूछा है? पूछा किसका है? देखो प्रोटॉन का, तो इसका मतलब प्रोटॉन का ऊपर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का नीचे होना चाहिए। तो आप 10th क्लास तक पढ़ के हो, मैं बता देता हूँ। यहाँ तक लिख लिया था सबने? ठीक है। तो आप 10th क्लास तक कौन सा मेथड पढ़ के हो? इस टाइप से लेते हो कि इस टाइप से रेशियो लेते हो। यहाँ पे लैम्डा प्रोटॉन रेस टू लैम्डा अल्फा, तो फॉर्मूला सेम लगाओगे। रेशियो कैसे लोगे? 1/, किस किस पे डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन रेशियो 1/√, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो 1/, ये कितना हो जाएगा? m इंटू ई। यहाँ पे रेशियो 1/4m है ना, 2e। अब ई से ही कट जाएगा, ई दोनों तरफ है तो ये कट गया। तो यहाँ पे क्या है? 1:1 कितना रहेगा? 1 रहेगा। यहाँ पे कितना आ गया? √8। √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2√2।
अब इसको सिंपल रेशियो में करना है तो क्या हो जाएगा, 2√2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2√2:1 हो जाएगा ना। इसको भी 2√2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2√2। तो ओवरऑल रेशियो कितना आया, 2√2:1। या अगर डिवाइड में अगर फ्रैक्शन पूछेगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2√2/1 लैम्डा प्रोटॉन बाई लैम्डा अल्फा। ये आएगा 2√2/1 क्या 2√2। देख लो यहाँ तक। इसमें डाउट है तो बताओ किसी को। ठीक है, हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो आपको जेईई मेंस में ये वाला क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, 19 से दिए हुए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मिलेगा एक सीट में, आपको सोल्व करना है लास्ट में स्टेप 2 के अंदर। जेईई मेंस का एक्सरसाइज दिया उसमें ये वाला क्वेश्चन आपको घर से सोल्व करके लाना है। एक ये वाला क्वेश्चन घर से सोल्व करके लाना है, ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके लाना है। एक 55, इसका नंबर 55 दिया हुआ तो शायद 55 होगा, कुछ होगा। जहाँ पे डी ब्रोगली लिखा होगा वो आपको फाइंड करना है। एक 55 नंबर होगा शायद ये। जहाँ पे ढूंढना आपको डी ब्रोगली ऐसे कुछ लिखा होगा, लिमिट लिख लो, इस टाइप का डेटा लिख लो। जहाँ पे 248 दिया हुआ है, जहाँ पे 248 दिया हुआ है, एक 40 किलोवोल्ट ये लिख लो डेटा, 40 किलोवोल्ट कहीं पे इंटू एक्स की पावर -2 कहीं पे लिखा हुआ है। इस टाइप का कुछ होगा क्वेश्चन, एक इस टाइप का होगा एक्सप्रेशन। हाँ, तो इस टाइप का होगा। तीनों क्वेश्चन घर से सोल्व करके लाने हैं।